नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास त्यागी। आज बात करेंगे युद्ध में उस तैयारी की जो हिंदुस्तान पुरजोर तरीके से कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सीरियस बीमारी का इलाज जो करना है, समझ आ चुका है कि एक खुराक में पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। कई डोज पहले दी जा चुकी हैं, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है, एयर स्ट्राइक भी हो चुकी है। थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर बीमारी दोबारा से आ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में ठीक ठाक डोज मिल चुकी है, रक्षा मंत्री ने भी कह दिया, लेकिन अब लग रहा है कि हैवी डोज की जरूरत है। 30 अक्टूबर की डेट क्या तय हो चुकी है। तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी रेडी हैं। भारत अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से लगा है, वहां तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास त्रिशूल करने जा रहा है। इंडो पाक बॉर्डर पर नोटम जारी कर दिया गया है। हालांकि हमारी देखा देखी पाकिस्तान भी ऐसी हिमाकत कर रहा है। सामान्य भाषा में कहें तो एयर स्पेस को अलर्ट कर दिया गया है। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ऑपरेशन चलेगा। 30,000 सैनिक शामिल होंगे। अभी हमारी कोई मंशा पाकिस्तान में एंट्री की नहीं है, लेकिन इतने भर से पाकिस्तान कांप उठा है। उसे लग रहा है कि यह सब दिखावा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है। सर क्रीक से लेकर पीओके तक टारगेट होगा। इस बार भारत फिर घुसकर मारेगा, आर पार का युद्ध होगा। हालांकि यह पाकिस्तान सोच रहा है, और अगर ऐसा सोचता भी है तो भाई उसे सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने कल ही कहा था कि ठीक ठाक डोज दे दी है, लेकिन तैयार रहना है। मतलब हेवी डोज कभी भी देनी पड़ सकती है। और आज युद्ध में हम 30 अक्टूबर पर ही बात करेंगे। क्या 30 अक्टूबर का मतलब कुछ बड़ा है? एक्शन क्रॉस बॉर्डर है? क्या सर क्रीक टू पीओके 30 अक्टूबर को ओके है? अपने खास मेहमानों से समझेंगे कि एक के बाद एक। ठीक है, आप कमांडर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, समझ में आता है, रूटीन हो सकता है। लेकिन जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ हर जगह से आ रहे हैं, बताते हैं कि संयम रखा था, संयम नहीं रखेंगे। एक एक इंच पाकिस्तान का हमारे ब्रह्मोस की जद में है। पीओके हमारा है, लेकर रहेंगे। विक्रांत के नाम से खौफ खाता है पाकिस्तान। तो जब इस तरह के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और 30 अक्टूबर को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन हाई है, दहशत का माहौल है, तो ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? हमारे साथ डिफेंस पैनल मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उन्हीं से डिकोड कराएंगे इस सबको। मेजर जनरल संजय मेसन हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अरविंद भाटिया इस वक्त मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं, और विक्रमजीत सिंह फॉर्मर कमांडर नेवी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वेल सर, हालचाल भी जान लिया था, ठीक ठाक डोज भी दे दी थी। पाकिस्तान वाले बड़े टेंशन में हैं। 10 से ज्यादा दिन का नोटम, इतनी एग्रेसिव एक्सरसाइज, डरे हुए बेचारे। क्या चल रहा है? देखिए, मजा नहीं आया था पिछली बार, पता है। सबसे पूछो ना, कहते हैं ना, थोड़ा और मारना था, थोड़ा और ठोकना था। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो पता है क्यों मजा नहीं आया? ये बात तो एयरफोर्स चीफ ने भी कही थी कि थोड़ा और, थोड़ा सा और, दिल मांगे मोर। तो लेकिन क्या हुआ? हमारी नेवी थी साथ में, डिटरेंट पोस्चर पे थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कोस्टल एरिया या हार्बर्स को छोड़ सके। और आज हमारे साथ तीनों सर्विस के ऑफिसर्स हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के हम सब यहां मौजूद हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वही चीज अब होने वाली है। आप देखेंगे कि हमने विश्व को दिखाया था हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, हमने विश्व को दिखाया था हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। हमारी नेवी ने ऐसा डिटरेंट पोस्चर रखा था कि वो अपने कोस्ट से भी हिल नहीं सकी, उनकी नेवी। और हमने 90 घंटों के अंदर एक देश को, ऐसा कभी नहीं हुआ, एक देश को घुटनों पे लेके आए थे हम। इसी वजह से एक बार भारत माता की जय बोल दे, भारत माता की जय। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरा? क्या उनकी रिक्रूटमेंट रैलीज बंद हुई? अभी भी 2 नवंबर को जैश ए मोहम्मद की बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें वो रिक्रूटमेंट करेंगे। और साथ में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे कहां मूव करके चले गए हैं? ये चले गए खैबर पख्तूनवा में, ताकि दूर चले जाए हमारे बॉर्डर से। लेकिन हमारी मिसाइलों की रेंज वो है कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम ठोक नहीं सकते। ब्रह्मोस की जंग में एक एक इंच है। बात याद किया। आखिरी चीज बोलना चाहूंगा मैं यहां पे। देखिए, भारतीय तीनों सेनाएं अब तैयार हैं, और ये 3 जो एम है ना, वहां पे मुनीर जो उनका आर्मी चीफ,
मलिक जो उनका आईएसआई इंटेलिजेंस चीफ जिसने ये सारे हमले कराए थे, और मिर्जा जो उनका न्यूक्लियर वेपन्स का जो होता है ना मेन कोऑर्डिनेटर, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का हेड वो है। इन 3 एम के लिए हमारी मिसाइल चौथी एम रेडी है अब, यानी कि ब्रह्मोस। अब हम इनको भी मिटाएंगे ताकि हमेशा के लिए आतंकवाद का रास्ता बंद हो जाए। हम इनके अंदर ऐसा खौफ लेके आएंगे पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स में कि आगे कभी हिमाकत भी नहीं करेंगे ये सोचने की कि हमें कोई आतंकी घटना भारत के अंदर करनी है। हाउ इज योर जोश? आर यू रेडी फॉर इट? हाउ इज योर जोश? सर, तो हम तैयार हैं पूरी तरह से। भाटिया सर, इसी बात को हम यहां आगे बढ़ाएं। हम कहते हैं कि भाई नक्शे से मिटा देंगे अगर अब की बार कोई हिमाकत करी। हमने ही बनाया था, आगे हमने सेंटेंस पूरा करने के लिए छोड़ दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सब लोग जो है ना, आम लोग, वो 2 into 2 कर रहे हैं, और हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहा है डिस्कशन। वहां के सारे प्राइम चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह यही डिबेट चल रही है कि 30 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने वाला है। आप कैसे देखते हैं इसे? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये कैंपेन सीजन होता है। इसमें एक्सरसाइजेस करती हैं। जंग के लिए भी मुफीद सीजन यही बताया जाता है। एक्सरसाइजेस करती हैं, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होती है, फील्ड फायरिंग होती है, सब काम होता है, लेकिन डर अच्छा है। और उधर उनकी आंखों में डर लग रहा है, दिख रहा है। पिछले आप 2017 से देखें, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, आर्मी पूरा माउंट हुई उन पे। उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, एयरफोर्स हुई। इसके बाद अब जो हुआ पहलगाम के बाद, तो एयरफोर्स ने पीछे ठोका, मिसाइलों ने ठोका पीछे उनके 11 एयर बेसेस, बट आर्मी ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल में और पीओके में बहुत अच्छा काम किया। नेवी खाली वो थी जो कि डिप्लॉय हुई थी, एम्प्लॉय नहीं हुई थी। और आपने सुना होगा बयान ये जो आया डिफेंस मिनिस्टर का नेवी के लिए कि अगली बार आप पहल करेंगे। अब पहल करेंगे तो हमें 3 चीजें इसमें सोचनी है। पहली बात, पहल करेंगे, जीडी बख्शी साहब ने कुछ दिन पहले बोला था कि पहल में तो हम सोच रहे थे कि दाऊद इब्राहिम का घर कहां है? कराची में। मुंबई में हमले के लिए वो टेररिस्ट कहां से आए थे? कराची से। तो कराची को किसने बर्बाद करना है? हमने। अब आप एक बार कराची का नक्शा समझे और उसके बाद एक बार एक कोस्ट लाइन समझे। हमारी कोस्ट लाइन है 11,048 किलोमीटर। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है 1,046 किलोमीटर। पाकिस्तान के पास खाली 3 कमर्शियल पोर्ट हैं और 5 ऐसे पोर्ट हैं जिसमें फिशिंग होती है, एक जगह उनकी शिप ब्रेकिंग होती है और बाकी जगह उनकी नेवल प्रेजेंस है। अब इन 3 कमर्शियल पोर्ट में सबसे बड़ा पोर्ट है कराची, जिसकी आबादी 2.8 करोड़, 24 करोड़ में 2.8 करोड़ तकरीबन है। अब इस पोर्ट में पूरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान का 65% इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां से होता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो पाकिस्तान का है वो 40%, 35 से 40% खाली कराची के थ्रू होता है। कराची एक अकेला शहर 20% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान को। और अगर आप इसकी वो देखें, अगर आप वो सबसे पास जो पोर्ट है भारत के, वो है पोर्ट मोहम्मद कासिम। कासिम से 40 किलोमीटर वेस्ट में कराची, और उसके बाद गदानी, ये सब तो आ जाते हैं सिंध में, और उसके बाद चले जाते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में, जिसमें पसनी है जो पाकिस्तान ने बोला हम यूएसए को देंगे। उसके बाद और मारा है जहां पर उनका बेस है, ग्वादर है, और सबसे आखिर में जिवानी है। तो अगर इस पोर्ट इनको हमने उनके इकोनॉमी को खत्म करना है बिना कोई अपना हमें कुछ करे, हमने उनको कराची को खत्म करना है। आप ये बात और समझें, अगर आप सर, आर्मी, ये जिम्मेदारी एक बात और नेवी के पास आएगी, है ना? आर्मी से आर्मी मिला ले, पाकिस्तान की एयरफोर्स से एयरफोर्स मिला ले। हमारे पास कितने हैं? 523 या 33 एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास 328 है। बट हमारी शिप्स, हमारे पास 293 शिप्स हैं, उनके पास कितनी है? 121। तो जो और क्वालिटी ऑफ शिप्स, हमारे पास 18 सबमरीन है, उनके पास 8। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास कोई नहीं। तो जो ताकत, मजबूती जो हमारे पास है वो नेवी में ज्यादा है। विक्रमजीत सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि हमारी नेवी की जो ये ताकत है। सर, इस बार प्रधानमंत्री दिवाली सेना के जवानों के साथ हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार चुना उन्होंने नेवी को, विक्रांत, और कह रहे हैं भाई विक्रांत नाम सुनते के साथ पाकिस्तान बहुत टेंशन में आ जाता है।
उसके बाद नेवी की जो कमांडो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एयरफोर्स को भी इंक्लूड करना, और जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई अब की बार नेवी को मौका नहीं मिला था, लेकिन अगली बार पहला आप ही करेंगे, तैयारी पूरी है, और क्या कुछ संदेश ये बयान इंटरप्रेट आप करेंगे? पीनाज जी, ऐसा है कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन उन्होंने ये बयान दिए अवश्य, क्योंकि वो अभी नेवी की टॉप ब्रास के साथ बैठे हुए थे, उनसे वो वार्तालाप कर रहे हैं, पूरी नेवी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट होते हैं फोर्सेस की, ये ऑब्वियसली सिनेरियो बेस्ड होती हैं। जो जनरल भाटिया साहब ने ठीक बताया कि कराची को यदि हम अगर ऑब्लिटरेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उनका सारा ट्रेड सब बंद हो जाता है। तो इस बार भी जो सिंदूर में आपने देखा होगा कि नेवी फॉरवर्ड डिप्लॉयड थी, पर जब सारा एक्शन था वो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हो रहा था, या ओवर एयरफोर्स ने जो भी 11 बेसिस को नुकसान पहुंचाया, तो नेवी का रोल नहीं था। ऑल्दो नेवी उस टाइम फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और डेटरेंट रोल में थी, सारी सेना तैनात थी, अभी भी फॉरवर्ड डिप्लॉयड है। लेकिन आप अभी एक मान के चलिए कि अप्रैल 22 से और आज अक्टूबर 22 हो गई है, तो 6 महीने किसी भी सेना को आप इस हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस में नहीं रख सकते। तो उनको भी एक रिड्यूस्ड स्टेट ऑफ रेडीनेस में, सेकंड डिग्री ऑफ रेडीनेस में आना पड़ेगा, जबकि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट? ये हम सब जानते हैं, सस्पेंडेड है। तो जी हाँ, नेवी हमारी पाकिस्तानी नेवी के साथ कंपेयर करें तो बहुत आगे है, और नेवी हमारी बहुत सक्षम है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास यही एक सर्विस है एक्चुअली जो कि 4 डायमेंशंस में है। तो 4 डायमेंशंस कौन सी हैं आपकी? बाई एयर मतलब इन एयर, या लैंड में हमारे जो कमांडोज हैं, एयर में हमारे जो जहाज़ हैं, जो फाइटर्स हैं हमारे, फिर जो जहाज़ जो आपके समुद्र में चलते हैं, और फिर जो जहाज़ समुद्र के नीचे चलते हैं यानी पनडुब्बियाँ। तो ये एक ऐसी सर्विस है कि चारों डायमेंशन में बहुत सक्षम है, बहुत खतरनाक है और बिल्कुल तैयार है। और ज़रूरत आने पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक्सपेक्टेशंस को सरपास करेंगे। तो यही एक था कि कल रक्षा मंत्री ने हमारी नेवी का, सर कहते हैं जब समंदर से हमला होता है, हाँ जी, तो उसका मैग्नीट्यूड भी समंदर जैसा विशालकाय होता है, और इसीलिए बहुत बांध के संभल के समंदर के रास्ते हमला किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, ये ओनली एज पर रिक्वायरमेंट ही ऑफ कोर्स फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए बोला गया, और मनोबल बढ़ाने के लिए ही प्रधानमंत्री भी, अब सोचिए दिवाली वाले दिन वो गए विक्रांत पे, पूरा दिन उन्होंने वहां पे गुजारा, और उनको प्रधानमंत्री जब जाते हैं प्रोटोकॉल, उनको एक प्रॉपर स्टीम पास दिया जाता है, जिसमें पूरी की पूरी फ्लीट उस जहाज से आगे से जाती है जहां पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो नेवी रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए, और यही उन्होंने प्रदर्शन किया कि सर हमारा जोश बहुत हाई है, आप हमें हुक्म करेंगे तो जरूर हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल सर, सिर्फ पाकिस्तान एक हिमाकत करे तो हमारी सेनाएं रेडी हैं, और इशारा मिलते ही इस बार पाकिस्तान का क्या होगा ये सब बखूबी समझते हैं। मेहसिन सर, आपके अनुभव के आधार पर आपने जितना भी अपना पूरा सर्विसेज के दौरान, ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती हैं, लेकिन अगर हम आपसे इंटरप्रिटेशन कराना चाहें, जिस तरह की एग्रेसिव हथियारों की खरीद फरोख्त हो, एक्सरसाइजेज हो या बयान हो, जिस तरह के मोड में हम हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या समझे हम एज अ नेशन सिटीजन? देखिए, साफ जाहिर है कि पहली बात ये पूरा मैसेज पाकिस्तान सेना के लिए है कि इंडियन आर्मी तैयार है और हर मोर्चे से हम अटैक कर सकते हैं, शामिल इंडियन नेवी। लेकिन एक और बहुत बड़ा मोर्चा है, वो है अफगानिस्तान। मैं खुद अफगानिस्तान में तकरीबन 3 साल था एज अ ब्रिगेडियर, डिफेंस अटैचे। अफगानिस्तान वो ज़मीन है और वहाँ के जो लोग हैं, अफगानी मुस्लिम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा नफरत है, और वो सोने एनिमीज़ हैं, मतलब इतनी दुश्मनी है। और जब मैं वहाँ पर पोस्टेड था, अफगान के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी में बुलाया गया था, इनको इनवाइट किया था जनरल कियानी ने, काई के लिए। वो बार बार बोल रहे थे कि भारतीय सेना में आप अपने इंडियन आर्मी अफगान आर्मी ऑफिसर्स को क्यों भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग आप पाकिस्तान में कराइए। उनका जवाब था, पहली बात, ऑप्स रूम होते हैं, मिलिट्री ऑप्स रूम होते हैं, ऑप्स रूम में नक्शे वगैरह सब होता है, लेकिन वहाँ ऑर्बिट भी लिखा होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज का क्या है और दुश्मन की फ़ौज क्या है। वहाँ हर ऑप्स रूम में आर्मी हेडक्वार्टर से, GHQ से लेकर डिवीजन हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टर तक दुश्मन 2 देश दिखाए थे, भारत और अफगानिस्तान। तो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, आप हमें यहाँ बुला रहे हो, हमें दुश्मन भी दिखा रहे हो, और फिर बोलते ट्रेनिंग कराओ।
और हम अपने किसी भी ऑफिसर को, जवान को आपके पास नहीं भेजेंगे, उसको आईएसआई नहीं बनाना चाहते हैं। भारतीय सेना उसको एक केपेबल मिलिट्री ऑफिसर बनाते हैं। और मेरे टाइम में मैंने तकरीबन 317% की बढ़ोतरी की थी उनके ऑफिसर्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अफगानी ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए, और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की थी स्पेशल फोर्सेस से। तो मैसेज क्या जाता है? देखिए, अगर कोई इसको ध्यान से फॉलो करे, अभी अफगान तालिबान मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी वो इंडिया में आए थे, ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है। दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में क्लैशेस हो रहे हैं और सीज फायर की गुहार भी पाकिस्तान ने लगाई। आपको पता, कतार में उन्होंने उसको इंटरप्रेट भी गलत तरीके से कराया, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाया गया, ड्यूरेंट लाइन को। ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान आज भी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है 1893 से ऑनवर्ड्स। ना तालिबान 1.0 ने किया, ना तालिबान 2.0 ने किया। तो कहने का मतलब है, इतनी अगर दुश्मनी है, और वहां आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी थे, वहां के बॉयज गर्ल्स थे, कुछ रहते थे, वो वहां पर सेना को बोलते थे, अफगान सेना को, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, अपने को ऐसे छिपाते थे। और वहां जो इंडिया के लिए प्यार है, इंडिया इज द मोस्ट लव्ड कंट्री देयर। तो ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं वो मुस्लिम और फलाना, वो वहां मैंने नहीं देखा है। वो अफगानी थे जो अक्षरधाम मंदिर में आए थे, हनुमान टेम्पल में मैं उनको लेके गया था, वो अफगानी थे। तो कहने का मतलब है, उनकी जो नफरत है, अगर कल भारतीय सेना से यहाँ ने कभी किया तो आप लिख के ले लेना, वहां से भी सब कुछ होगा, दूसरा फ्रंट खुलेगा। तो पाकिस्तान बार बार बात करता है कि इंडिया 2.5 फ्रंट पे लड़ेगा। पाकिस्तान आज मल्टी फ्रंट पे लड़ेगा, उधर से अफगानिस्तान, इधर से हिंदुस्तान, उधर से बलूचिस्तान, उधर से खैबर पख्तूनवा, टीटीपी, अफगान तालिबान शामिल है, और सिंध के लोग भी वैसे ही परेशान हैं। बचा कौन? सिर्फ पाकिस्तान, पंजाब, वही है सारी सिरदर्दी। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी आज पाकिस्तान में पाकिस्तान पंजाबियों को नफरत करते हैं, उनको दालखोर बोलते हैं। वो कभी बाद में बताऊंगा क्यों बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, जो नफरत है वहाँ से, तो भारत का अगर यहाँ से हमला जाता है, हैरान मत होइएगा कि सबसे पहले वहाँ से कुछ शुरू होए, और जब दुश्मन का अटेंशन वहाँ जाएगा तो भारत यहाँ से भी कुछ कर सकता है। और ये एक मेरा जो तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है कि इस टाइम लड़ाई वन फ्रंट नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, मल्टी फ्रंट होगी, और साथ में नेवल फ्रंट भी खुलेगा। तो पाकिस्तान का मैं बोलूंगा, अगर अब ये 31 अक्टूबर होता है या अगले साल होता है, वो तो कोई नहीं बोल सकता, होगा जरूर, कभी भी हो सकता है। आज पाकिस्तान के ऊपर मैं तो बोलूंगा, बॉल इज इन देयर कोर्ट। अगर कल पाकिस्तान ने कोई टेररिस्ट हमला किया भारत के ऊपर, तो आप लिख के ले लीजिएगा, भारत के पास कोई चारा नहीं है, हम वो करेंगे जो हमारे नेशनल हित में है। और साथ में वहां से जो अफगानिस्तान है, देखिए आपने देखा था ऑप सिंदूर में, हमारे पास बहुत मौका था और अभी वो मौका हमको नहीं खोना है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा, अफगान तालिबान लड़ेगा। आपका दूसरी बात, आप ये देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, उनके ऊपर मिसाइल फायर कर रहा है, हेलीकॉप्टर फायर कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान के पास AK-47 और जो उनकी एक नेशनल यूनिटी है अफगान के अंदर, डिस्पाइट वहाँ पश्तून्स हैं, हज़ारास हैं, तजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, उनके अंदर एक नेशनल यूनिटी है, जो उनके पर एक भावना है बदले की। पूरा देश एकजुट होकर अफगान उनको ठोकेगा AK-47 से। चलिए, तो हमारे लिए पाकिस्तान सरदर्द बनता है, कहता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और हमें चिंता होती है कि हमारे 2 फ्रंट खुल गए, 2.5 फ्रंट खुल गए, लेकिन पाकिस्तान के खुद के घर में क्या हो रहा है ये सर ने बखूबी समझाया है। अब डेट 30 अक्टूबर हो, 31 अक्टूबर हो, किस साल की हो ये नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान इस बार कोई हिमाकत करेगा तो फुल एंड फाइनल करेगा, ये तो समझ में आ रहा है मोटा मोटा। वेल सर, जरा ये समझा दीजिए कि अब जो सर ने कहा कि भाई इतने फ्रंट खुले हुए हैं, अब मुनीर साहब हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हम तो कह रहे हैं अभी पूरे बॉर्डर्स पे हम तो एग्रेसिवली तैयारी कर रहे हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब कुछ। मुनीर साहब कैसे तैयारी करेंगे? उन्हें सरक्रीक भी संभालना है, उन्हें POK भी संभालना है, उन्हें अफगान भी संभालना है, उन्हें बलूच भी संभालने हैं, तो वो कैसे तैयारी कर रहे होंगे? वो कैसे मैनेज करेंगे? वो उनकी तैयारी एक्चुअली शुरू हो गई है। अच्छा। बेनाज जी, उन्होंने क्या किया है, ट्रंप की WLF कंपनी के साथ अपनी क्रिप्टो करेंसी के शेयर लगा दिए हैं ऑलरेडी।
उन्होंने जो मिनरल वेल्थ है बलूचिस्तान की वो अमेरिका को बेच दी है। अब वो चिंता कर रहे हैं कि भागे तो कब भागे। उनका टेन्योर जो है 28 नवंबर को खत्म हो रहा है, जिसकी एक्सटेंशन उनको मिलेगी, क्योंकि वो फील्ड मार्शल तो बने ही रहेंगे फॉर लाइफ, लेकिन उनको 28 नवंबर उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हमें तो मुनीर को ठोकना है। मैं तो कह रहा हूं कि मुनीर को आज भी ठोक सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, उनको पहले हिमाकत करने दो, उसके बाद ठोकेंगे। सर हर बार हम इंतजार क्यों करें कि पहले हमें छोड़ दो फिर हम इलाज करेंगे? इस बार इलाज क्यों नहीं कर देते? हाँ, पहले ये बात भी आपकी बड़ी सही है। हम क्या वेट कर रहे हैं इस समय? अब जैसे बलूचिस्तान ने ऑलरेडी 15 मई को डिक्लेयर कर दिया है कि हम फ्री कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है, और अब हमारी नेवी तैयार हो रही है। हम नेवी के अंदर 4 और एम्फीबियस वेसल्स, मेजर वेसल्स, साहब बताएंगे कप्तान साहब, जो नेवी कैप्टन होता है वो एक्चुअली कर्नल के बराबर का होता है रैंक का। कमोडोर है वो, ब्रिगेडियर साहब है। ब्रिगेडियर साहब, हाँ। कमोडर है ना सर? कमांडर है तो। ओके, सो दैट इज इक्वलेंट टू अ कर्नल। नाउ इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि बलूचिस्तान में अगर हमने अपनी एम्फीबियस लैंडिंग कर दी, क्योंकि बलूचिस्तान हर तरीके से तैयार है, हमें उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देके रिकग्नाइज कर देना है। हमारी फौजें अगर बलूचिस्तान में लैंड कर गई, समझ लो बलूचिस्तान आजाद हो गया, और ये भी होने वाला है। और ये फ्रंट इतने खुल रहे हैं कि अब पाकिस्तान को तो, मुनीर को तो समझ नहीं आएगा वो करेगा क्या। मुनीर की रातों की नींद जा चुकी है, खासकर जब उसको चैलेंज आता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, जो कमांडर काजिम ने दिया है कि मर्द हो तो यहां आके लड़ो, और या फिर कहते हैं दूध पिया है अगर मां का तो आप आके लड़ो। तो वो तो चीज मुनीर जो की है, चमड़ी पे कहां असर होगा? वो तो जब उसकी फौज लड़ रही थी वो बंकर में छिपा बैठा था। इसी वजह से तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है क्रिप्टो करेंसी की। सारा पैसा उसने अपना क्रिप्टो करेंसी में डाला हुआ है, ताकि जिस दिन भागेगा, जैसे कि आपने देखा था प्रेसिडेंट श्रीलंका के भाग गए थे, जब पूरा का पूरा देश उनके पैलेस में आ गया था, तो आपने देखा वो भाग गए फटाफट जहाज के अंदर और निकल गए। उसी तरीके से तैयारी इसकी पूरी है। लेकिन एक चीज है, जब तक उसके साथ आतंकी संगठन है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, मैंने आपको बताया जैश ए मोहम्मद का लश्कर ए तैयबा ने भी बहुत की है रिक्रूटमेंट्स, कराची में भी गए हैं। पहली बार हुआ है कि कराची के अंदर उन्होंने रिक्रूटमेंट्स किए हैं। उनके नए नए जो अड्डे हैं, छोटे छोटे अड्डे बहुत जगहों पे बना रहे हैं जी। तो इसी का इस्तेमाल करना, एक ही रास्ता है उसके पास, पर उसको यह मालूम है इस बार कि अगर वो करेगा तो उसके टुकड़े होने भी निश्चित। भाटिया सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सभी के बयान सुने होंगे, कितने अग्रेसिव बयान थे। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पे जाते हैं। 23 अक्टूबर को राजनाथ सिंह नेवी कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उसके बाद जवाब बयान जो आता है। 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री आर्मी के साथ, कमांडर्स के साथ वहां पर पूरी मीटिंग होती है। 25 अक्टूबर को एयरफोर्स के साथ, और अब 30 अक्टूबर ज्वाइंट एक्सरसाइज, नोटम, एक लंबे पीरियड के लिए। रूटीन है, लेकिन जिस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह का एग्रेसिव पोस्चरिंग हो रही है, तो उससे क्या हम लोग इस टाइम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि भाई हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस आओ और फिर देखो क्या होता है? एक बात आपको बता दूं कि कूटनीति जो होती है वो ये बोलता है कि अगर कोई शत्रु गलती करता है और कोई बड़ा देश उसको माफ कर देता है तो वो वीरता की निशानी होती है। लेकिन अगर कोई शत्रु गलती करता जाता है और हम उसको माफ करते रहते हैं तो वो मूर्खता की निशानी होती है। और वो मूर्खता हमने पार्लियामेंट में अटैक हुई तो किया, हमारे इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में अटैक हुआ तब हमने की, और वो करते रहे। लेकिन अब ये नया भारत है, ये नई जेनजी बैठी है सामने हमारे, तो अब जो है एक मैसेज गया है अक्रॉस, और वो करके भी दिखाया है कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो क्या करना है हमने? क्या हमने पाकिस्तान के टुकड़े करने? कैसे करने? एक तो होता है कि फौजें लेके चल जाओ, एक होता है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेट कर दो, एक होता है डिप्लोमेटिकली उसको आइसोलेट कर दो, एक है कि दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना के वहां से शुरू कर दो। अगर आप अब देखो 1893 में ड्यूरेंट लाइन बनाई, और ड्यूरेंट लाइन वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने नक्शे पे खींच दिया, और जो अफगान के अमीर थे मिस्टर रहमानी और अमीर रहमानी और ब्रिटिश इंडिया ने एक ट्रीटी कर ली कि ये लाइन है। उस ट्रीटी को वैलिडेट कर दिया 2009 में, 1909 में, 15 में, 21 में। लेकिन अफगानिस्तान ने बोला हम इसको मानते नहीं। लेकिन
जब 2017 में इन्होंने फेंसिंग शुरू कर दी, जी जब इन्होंने वहां फेंसिंग शुरू कर दी और जो जो नीचे जो लाइन है ईरान के साथ 900 कुछ किलोमीटर की, वहां पर इन्होंने एक दीवार बनानी शुरू कर दी, तो बलूचों ने बोला, बलूच आप देखें 30% आबादी अफगानिस्तान की बलूच है और 15 से 20% आबादी पाकिस्तान में पठान है। मैं पठान की बात कर रहा, बलूच नहीं, पठान हाँ। 30%। तो ये तो बिल्कुल ड्यूरल लाइन को मानते नहीं। सर, विनाशकाली विपरीत बुद्धि हुई पाकिस्तान की। पहले हमसे नए भारत से पंगा ले लिया, फिर उसके बाद बलूच संभल नहीं रहे थे, पीओके में वहां पे अलग लोग नाराज बैठे हुए हैं। तो मैं दो चीज बोलना चाहता हूं, और अफगान पे जापे आपने आतंकी ढूंढने के नाम पे जो हमला कर दिया, तो यानी कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर ही खुद आफत बुला ली है। तो एक पानी रोक दो, पीओके में आपने रोक दिया पानी, आपने जो संधि थी उसको खत्म कर दिया। उधर से कुनार में आपने छोटा सा हेडलाइन देखी होगी, अफगानिस्तान तालिबान ने बोला कि हम कुनार में डैम बनाएंगे और किसी की जरूरत नहीं है। इंडिया ने बोला कि भैया हमने तो आपका एक सलमा डैम बनाया था जिसको फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं हिरात के पानी के लिए, और दूसरा जो एक डैम है शतूत डैम, शतूत डैम वो काबुल रिवर के एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, मैदान रिवर के ऊपर। तो वहां से भी पानी रोको, यहां से पानी रोको और नीचे पानी के रास्ते से कराची पे हमला कर दो, अपने आप टूट जाएगा पाकिस्तान। चलिए, आप लोगों के पास कुछ सवाल है? जी पूछिए। जय हिंद सर। सर, पाकिस्तान ने हमारी इंडियन नेवी का कमाल देखा है 71 में जब उसके 2 टुकड़े किए थे, 99 में थल सेना का कमाल देखा था जब जीती हुई बाजी हार गए, और अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स का कमाल देखा जो घर में घुस के मारा। सर वही तो सर, क्या कोलैब मिलेगा सर तीनों आर्मी का? मिलके मतलब इस बार फुल एंड फाइनल करेंगे, ठीक है। पीछे उनको भी सवाल पूछना है जी। सर, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे, फिर भी क्यों पाकिस्तान हमसे हर 1-1.5 साल बाद हाथ मिलाते एक मैच के जरिए? क्या ये उनकी डिप्लोमेसी है या इकोनॉमी प्रेशर में आके वो ऐसा करते हैं? ठीक है, और सवाल जी पूछिए। मैं 2-3 सवाल इकट्ठे ले लेती हूँ, फिर अगले राउंड जय हिंद सर। इकट्ठे लेती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम वॉर हेड्स की तुलना करते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, और हमारा जो 2 फ्रंट से हम घिरे हुए हैं, तो हमारा रक्षा बजट $100 बिलियन तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया, जबकि हम दोनों दुश्मनों के साथ घिरे हुए हैं? आपका सवाल जी। जय हिंद सर, जय भारत। सर, वो पाकिस्तान जो हमारी दान की हुई जमीन पे रह रहे हैं, सर वो पाकिस्तान जिसकी आवाम खाने खाने को तरस रही है, वो हर बार कैसे हमारे सामने खड़ा हो जाता है? कब हम उसे वो डोज देने वाले हैं सर, जब वो हमारे विपरीत खड़े होने से भी उसकी रूह कांपे? मेरा ये सारी आवाम का क्वेश्चन है, कब हम उन्हें वो डोज देने वाले हैं? ठीक है, फुल एंड फाइनल डोज। मिस्टर सर, दिस क्वेश्चन कम टू यू। फुल एंड फाइनल डोज की मांग कर रहे हैं मतलब बच्चे। अब ये इन्होंने भी किया, उनका भी सवाल है, फिर दूसरा सवाल आपके पास लेकर आती हूँ। फुल एंड फाइनल डोज। बहुत अच्छा सवाल है, फुल एंड फाइनल डोज। देखिए ऐसा है, ये इसका सवाल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान इतनी हिम्मत कैसे कर लेता है बार बार? सवाल तो ये उठता है। पाकिस्तान ये हिम्मत इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट है जिसका ना कोई आधार है, ना कोई कैरेक्टर है, ना कोई इतिहास है। वो देश हमारे से कार्व आउट हुआ है, ये अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। और पाकिस्तान, आपको छोटा सा एग्जांपल देते थे, जब पहली बार अंग्रेजों ने प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए थे इस हिंदुस्तान में, उस समय 11 प्रोविंसेस होते थे। सिंध में मुस्लिम लीग को 1937 में 0 वोट मिला। पाकिस्तान, पंजाब, या उस समय जो पंजाब था, 1937 में 1 वोट मुस्लिम लीग को, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसमें 0 वोट। बलूचिस्तान उस समय पार्ट था ही नहीं, ये वो इंडिपेंडेंट एक नेशन के तौर पे था। ये साफ जाहिर दिखाता है कि जब वो मुस्लिम लीग हारी थी वहाँ, इंडिया के लोग, उस समय इंडिया 1 था, इंडिया के लोग धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं चाहते थे। ये किसने किया? ये अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों के साथ किसने काम बटाया? कुछ इंडियन मुस्लिम्स थे, मोहम्मद जिन्ना टाइप, जिन्होंने ये करवाया। हो गया वो हो गया, सुधारना तो हमें है ना? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सवाल जो आया क्यों करता है वो। जिस देश का एक नाम ये क्या नाम है, मजहब पे बना है, इसलिए मैंने बोला ना, उसका ना कोई कैरेक्टर है, ना कोई हिस्ट्री है, ना ज्योग्राफी है। वो हमारे से कार्व आउट किया। और बार बार आपका जो स्टेटमेंट था कि पीओके हमारा है, नहीं, वो पूरी धरती हमारी है। वो हमारा हक ये होता है, हमें अपना देश वापस चाहिए। और पाकिस्तान ये बार बार क्यों करता है? सिर्फ उसके पास एक ही एजेंडा है, और वो है एजेंडा मजहब। और वो
आज आप सऊदी अरेबिया में चले, मैं तो अफगानिस्तान का ही बता देता हूं, सऊदी अरेबिया क्यों। अफगानी वो सबसे मैं बोलूंगा, जहां तक कुरान का सवाल है, मैंने उनसे बातचीत की है, उनका ईमान धर्म है, वो एक स्टेट है, हिस्टोरिकल ये कल्चरल रिलेशन है हमारे साथ, बहुत अच्छे हैं। वो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज बार बार करता है, लोगों को भड़काता है। हिंदुस्तान में भी कोशिश कर रहा है कि कुछ मुसलमान भड़क जाए और ये मजहब मजहब मजहब, उसकी ताकत सिर्फ वही है। इंडिया ने उसकी ताकत को पंक्चर करना है और उसका जवाब यह है, पूरा हिंदुस्तान एकजुट होके होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बार बार स्टेटमेंट होता है 140 करोड़ इंडियंस। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इतने मतलब कोई मजहब के, 140 करोड़। ये मैसेज हमारे लिए है कि हम यूनाइटेड हों, और पाकिस्तान का जो एक ही इलाज है, जब पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो टेररिज्म नहीं कर सकता है। वो टेररिज्म क्यों करता है? क्योंकि हमारे कुछ बहके हुए लोग हैं जो उनके चक्कर में आके और उनको शरण देते हैं। अदरवाइज आप बताइए, हमारे गांव के अंदर, हमारे शहरों में अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, क्या हम पता नहीं कर सकते? और इसलिए आप सबका भी रोल है कि आपको भारत सरकार की और भारतीय सेना की मदद करनी चाहिए। देखिए, आज की तारीख में ये जो व्हाट्सएप चलता है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आदमी पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहा है। अगर कोई वहां पर गैर व्यक्ति आ रहा है, आपका काम है कि तुरंत विजिलेंट सिटीजन हमें भी बनना होगा। आप इन्फॉर्म किए, आप आइज एंड ईयर्स हैं इस कंट्री के। ठीक है। टेररिज्म जब बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा और पाकिस्तान खुद टूटेगा। मैं ये बोलता हूं कि ना इकोनॉमिक सैंक्शन चाहिए ना कुछ, पाकिस्तान अपने आप इम्प्लोड होगा, वो देश अपने आप टूटेगा जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसकी कोई ज्योग्राफी नहीं है। और वहीं के जो जनता है, जनता वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी होगी, जिस प्रकार आपने देखा। इंतजार करना है, वेट एंड वॉच करना है जी। तो कहने का मतलब वहां के लोग भी परेशान हो गए। ठीक है सर, एक सवाल और आया था विक्रमजीत जी, कह रहे हैं कि तीनों सेनाएं इस बार ज्वाइंट होकर लड़ेंगी और पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन कर देंगी। कुछ सही बहना जी, ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट टाइम ऑल्सो तीनों सेनाएं ही रेडी थी। हाँ, वो इसीलिए मैंने पूछा था कि नहीं समझ में आया कि तीनों सेना ही लड़ती हैं। तीनों सेनाएं ही लड़ेंगी। और साथ में मैं आप ये भी आप कहना चाहूंगा कि कोस्ट गार्ड भी अपना काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी करता है, पैरामिलिट्री भी करता है। तो एज पर द रोल हम डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अगर ये आप मान के चलें कि भाई ये पूरे देश को आप पूरी धरती से ही आप उसका नक्शा निकाल देना चाहते हैं, तो ये एक असंभव काइंड ऑफ सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कई लोग काफ़ी चाहते हैं भारत में कि भाई उधर न्यूक्लियर अटैक हो जाए। जैसे पाकिस्तान ने बहुत बार बोला हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये कहना ठीक है, गीदड़ भपकियाँ ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना किसी भी मुल्क के लिए मतलब ज़्यादा अक्लमंदी का काम नहीं होगा। क्या मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए पहना जी, मैंने तो पहले भी ये बोला था कि दो चीज़ें, आप अपनी शर्तें रखिए कि जो हम आपके मास्टरमाइंड्स हैं, जो भी आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो भी हेड्स हैं, आप हमारे को सौंपिए। सर हम तो डॉजियर देते रहते थे, उसके बाद लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, तो आप हमें वो सौंपिए और आप पीओके इस डेट के अंदर आप उसको प्लीज वेकेट करिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सर अगर वेकेट ना करें तो फिर अटैक कर देना। एग्जैक्टली बिना जी, ये आसान नहीं है क्योंकि उनको शह मिली हुई है बड़े देशों की, जो कि आप देखिए वही देश सीरिया को या किसी और देश को बोलते हैं ये रोग नेशन है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं है, कभी नहीं, ना है ना होगा शायद। जिस हिसाब से सर ने बताया कि उनकी इतनी गहन मित्रता है कि वो पूरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेयर अर्थ बेच रहे हैं, तो ये कभी होने वाला नहीं है जब तक उनको शय ऊपर से मिल रही है। तो हमें ये जिसको बोलते हैं बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी से करा के किसी तरह से, जब पाकिस्तान की फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने कितने उनको $1 बिलियन दिए, जब तक फंडिंग बंद नहीं होगी, क्योंकि उनकी खुद तो कुछ इकोनॉमी है ही नहीं, तो ये आप मान के चलिए हमें इनको सहना पड़ेगा। ये एक नेसेसरी काइंड ऑफ ईवल है जिसको आपको सहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सारी फोर्सेस, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, हम सब तैनात हैं। इसीलिए हम जेनजी सहने के मूड में नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हम अटैक नहीं करते हैं, हम नहीं अटैक करते हैं। जय हिंद सर, मेरा आपसे ये सवाल है सर कि पाकिस्तान की इतनी शर्मनाक हरकतों के बाद भी क्यों हमें ऐसी 30 अक्टूबर तारीख की जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं हमने इसको ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दिया? ठीक है भाई, यहाँ एग्रेशन आए हैं। बैल साहब आपके पास आऊंगी सवाल लेके, 1 मिनट जी, फिर भाटिया साहब आपके पास भी जी। सर जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान खुद से ही युद्ध की पहल करता है, और जब हम अपनी तरफ से कोई हमला करते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी, उसमें हमने उनके बहुत सारे बेस कैंप उड़ाए, उसके बाद वो पीछे हट जाते उस चीज़ से। मसूद अजहर जो था उनका हमने कैंप उड़ाया, उसके बाद वो वहाँ से डर के भाग गए। तो अगर इन्हें भागना ही होता है तो ये युद्ध की पहल क्यों करते हैं? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, 2 सवाल हैं, वो युद्ध क्यों करते हैं और हम रुकते क्यों हैं भाई?
देखिए, वो युद्ध इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का वजूद तब तक रहेगा जब तक भारत थ्रेट रहेगा, और अगर भारत थ्रेट ही नहीं है तो पाकिस्तान आर्मी का कोई वजूद ही नहीं है। और उसके बाद क्या होना है, पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल अगर उनकी सोसाइटी के ऊपर से उठ गया तो वही जनरल हैं जो भाग रहे होंगे, उनके पीछे उनकी आवाम होगी, जैसे कि आसपास के कई देशों में ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमको जो करनी है कि अगर हमें आतंकवाद को परमानेंटली निकालना है पाकिस्तान से, तो हमें इनके जनरल्स के अंदर वो भय लाके आना है कि अगली बार आपने कोई हिमाकत की, आप तो छोड़ो, बाकियों को तो छोड़ो, एयर बेसेस वगैरह वो तो हम वैसे ही उड़ा देंगे, आपकी कंट्री के भी टुकड़े करेंगे, लेकिन आपको पर्सनली नहीं छोड़ेंगे। कहीं पे भी छुपे हो आपको जाके मारेंगे ढूंढ के, और आपको कहीं आप रिटायर भी हो गए जैसे इजराइल करता है, आप रिटायर होके कहीं चले भी गए, वहां जाके ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप। ठीक है सर, क्या जब हम इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं तो क्या, जो सर की बात से मैं आगे बात को ले जा रही हूं, जब हम एक 30 अक्टूबर को बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत पैनिक है कि भाई क्या हो जाएगा 30 अक्टूबर को, कहीं क्या कुछ लॉन्च करने वाले हैं, फिर से ये पॉज जो है वो प्ले तो नहीं हो जाएगा, तो क्या हमारी भी एक नीति है कि पाकिस्तान को हम इतना डरा के रखें कि मतलब तलवार एकदम गले पे लगा के रखें कि तुम दाएं बाएं हुए नहीं, हमने काट दिया? बिल्कुल, ये बात अच्छी है कि आप जब तीनों कन्वेंशनल फोर्सेस, साहब ने 3 बोला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, स्पेशल फोर्सेस, अभी 2 और एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है स्पेस, उसने भी 3 अभी सैटेलाइट लॉन्च की ना अपनी चाइना के रॉकेट पे, और हमारे पास 55 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में हैं। दूसरा है साइबर, वो आपके जितना जो आप यूपीआई पेमेंट करते हो उसमें डेली अटैक्स होते हैं, आपके बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रेलवेज, आपके वाटरवेज, आप सब में वो अटैक करना चाहता है। तो ये जो कमजोर दुश्मन होता है वो इस तरह की हरकतें ज्यादा करता है, तो आपने वहां उसको नपुंसक बनाना है। जहां तक इन्होंने बताया जनरल्स को खत्म करना है, सिंदूर में हमने साफ बोला कि दहशतगर्द एक वर्दी वाला है, एक वर्दी के बाहर है, लेकिन दहशतगर्द 2 हैं। तो अब जो अटैक होगा वो इनके आर्मी कैंप्स में पहले होगा, इनके जनरल्स के ऊपर पहले होगा, तभी वो सुधरेगा। और गैर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि उसने क्या तैयारी की। आपने जब मुनीर से पूछा, उसने अपनी पूरी फैमिली को वीजा दिला दिया यूएसए भागने के लिए, ताकि जब मौका मिले तो वो भी भाग पाए। अभी जैसे ओली जी भागे थे नेपाल से या बांग्लादेश से कोई भागा था, उस तरह उसने भी तैयारी पूरी कर रखी है कि कैसे भागना है। ठीक है, उन्होंने सवाल अगला आपका। सर, मेरा सवाल होगा कि जैसे अभी सर ने कहा कि अगर हम बलूचिस्तान में अपनी सेना उतार दे तो बलूचिस्तान आज़ाद है। सर ने कहा कि अफगानी ऑलरेडी इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ, तो क्या अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का ये इंक्लिनेशन एक पैसेज है जिसके थ्रू नेवी कराची को ख़त्म करने वाली है? उप्स, देखिए ये सीधा सीधा जवाब चाहिए ना, हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। हाँ, लाइक नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा है। मेरे राय से ये नहीं है। मेरे राय से अगर कराची को अटैक करना है तो आप सीधा सीधा ही अटैक कर सकते हैं, बट ये मोर और लेस पाकिस्तान को एक तरह से दोनों तरफ से घेरने की स्ट्रेटजी हो सकती है कि उनके इंटरनल जब इतना अनरेस्ट है ही उनमें, तो यदि आप उनको थोड़ी सी शय दें या आप देखिए, नेवी का जो काम है, नेवी एक सिर्फ टारगेट को सॉफन कर सकती है, फाइनली उस आर्मी को उतारना ही पड़ेगा लैंड को कैप्चर करने के लिए। झंडा लगाने के लिए आपको आर्मी को वहां उतारना ही पड़ेगा, करने के लिए आर्मी ही जाएगी। तो अब या तो आप ये बलोचों को लेके आप अटैक करें, लेकिन उनके साथ इंडियन आर्मी को अगर आपने लैंड करवाना है तो इसलिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई विल जस्ट ऐड ऑन। यस, डेफिनेटली। देखिए, लड़ाई में सारे ऑप्शंस रखे जाते हैं। एम्फीबियस ऑपरेशंस एक चीज़ होती है, मतलब नेवी इंडियन आर्मी को ले जाएगी और लैंड कराएगी। लैंड कहाँ कर सकते हैं? बलूचिस्तान या मकरान के कहीं पर भी कोस्ट पे आप करा सकते हैं। साथ ही क्योंकि आर्मी ने एक फ्रंट खोल दिया है, वह बीच हेड ऑपरेशंस होता है, उसके बाद हमारे लैंड फोर्सेस इंडक्ट किए जा सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस है, एयरबोर्न ऑपरेशंस है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, काफ़ी ऑप्शंस हैं। कहने का मतलब है वेस्टर्न फ्रंट, पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट खोलना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि इधर से इंडियन आर्मी हो सकता है होल्ड करे और उधर से सब कुछ करे। सारे ऑप्शंस हैं। तो कहने का मतलब है, और आज वो बोलते ना दी फर्टाइल है, सब कुछ फर्टाइल है भारत के लिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चल रही है, पूरा अफगानिस्तान उनके खिलाफ है। तो अगर आपके साथ है
मुक्ति बानी के साथ हमने किया था कुछ बांग्लादेश में। तो सर वैसा तो ये कुछ right अभी नहीं हो time है। सकता? पार्डन? वैसा कुछ अभी नहीं हो सकता, वो भी वही कह रही थी कि देखिए, पैसेज है, आप ऐसा सब है, लोग भी कह रहे पहली हो बात, कि सब कुछ हम- बना हुआ नहीं, है। पहली बात है हम सारे रिटायर्ड हैं तो हम प्लान नहीं कर सकते। सर आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं फिर। लेकिन नहीं, पर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उसमें कोई गलत मैसेज जाए। देखिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर कंट्री Yes, पीपल, true, वी sir. कांट हाइप इट। हमारा भी एक फर्ज है, लेकिन सारे ऑप्शंस खुले हैं। जो आज की सेना है और जो सीडीएस है, उनके पास सारे ऑप्शंस हैं और वो सारी सोच बोझ के सब कुछ किया जा सकता है। वक्त आने पे कोई भी ऑप्शन किया जा सकता है। यानी हम जितना सोच सकते हैं, जरा सोच के देखिए, जो दिन रात सुबह शाम हर पहर हर वक्त हर सांस के साथ देश की सरहद को सुरक्षित रखने की ही रणनीति बनाते हैं, तो वो तो कहां कहां तक का सोच चुके होंगे। अब आपका सवाल जी। सर, पाकिस्तान मजहब की आड़ में जो आतंकवाद का गंदा खेल खेल रहा है पूरी दुनिया में, तो सर इससे पाकिस्तान का क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान को देखा, हिलरी क्लिंटन ने क्या बोला था कि अगर आप सपोले अपने घर में पालोगे तो वो आपको ही डसेगा। अगर आप खालिस्तान से देखो, जो खालिस्तान इंसर्जेंसी भी इसी ने स्टार्ट की थी, फिर इसने कश्मीर में उपद्रव कराया। 1980 में ये खालिस्तान में था, पंजाब में था, फिर ये चला गया कश्मीर में, फिर इसने K2 के मूवमेंट शुरू की कि दोनों को कंबाइन करा दें। हमारे 81,000 लोग मर चुके हैं अब तक इस टेररिज्म के हिसाब से, तो उसको तो फायदा हो रहा है, उसके लोग मर रहे हैं और वहां जिहादी मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब से हमने वापस अटैक करना शुरू किया है, जब से हमारी इंटेल एजेंसीज और हमारे और देश हमने जो स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की है, तो उसके भी 80,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो उसके लीडर्स हैं, जो टीटीपी हैं, जितने वांटेड लिस्ट हैं, सब पर हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई कभी कैजुअलिटी हो। इस्लामाबाद में मरता है, ठीक तो है। बांग्लादेश ढाका में भी मरे, तो हमें जाने की जरूरत क्या है? ऐसे मारना शुरू करो ना और बढ़ाते रहो। हाँ, मैं दूंगी। सर, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात हम सभी जानते हैं, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा कि भारत ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किए बगैर भी पाकिस्तानियों को किस तरीके से खदेड़ा और उन्हें किस तरीके से मारा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आजकल बोलते रहते हैं और ये बयान देते रहते हैं, क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि इनसे अच्छे बम तो हमारे देश में सुतली बम फट जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो शर्म नहीं आती पाकिस्तान को, बेशर्म मुल्क है जी। एक मिनट, आप और किसको सवाल पूछना था? हाँ जी, पूछो। पीछे पूछ रही है, मैं आ रही हूँ, ऊपर भी आ रही हूँ। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं, पर लेकिन हम क्यों ये करते हैं कि पहले वो लोग पहल करें? हम उनको पहले ही क्यों नहीं ऐसा जवाब देते कि उनकी दोबारा हिम्मत ना हो? पहले हमें मारो फिर हम मारेंगे। गोली चलने का वेट क्यों करते हैं? गोला क्यों नहीं चला देते? बहल साहब, सोच नहीं है, ठीक है, हमारी बहल साहब। सभ्यता नहीं है वो। सबसे पहले चीज कहूंगा, जब पाकिस्तान की सोच खत्म होती है, हमारी सोच वहां से शुरू होती है। और आपको ये मैं बता दूं कि अगर हम उनके हाथों में खेलेंगे तो पूरे विश्व को हम एक अग्रेसर की तरह दिखेंगे। हम उनके हाथों में नहीं खेल रहे हैं। हम ऐसी सिचुएशन, मेरा सवाल है कि जब विश्व को अपनी मर्जी से चलना होता है, अमेरिका को जो करना होता है वो करता है, इजराइल को जो करना होता है वो करता है, जिसको पुतिन साहब को जो करना होता है वो करते हैं, तब तो कोई जजमेंटल करने नहीं आता, मोरल पुलिसिंग करने नहीं आता। हमारी बारी में ही सारा हमने बीड़ा उठाया। ताकतवर बनने दो। देखिए, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी होगा, देखिए मैक्सिमम क्या करेगा, कोई कहीं पे टेररिस्ट अटैक ही करेगा ना, बट उसके बाद वो एक हमारे को लॉजिक मिल जाएगा, एक रीजन मिल जाएगा, जिससे हम दिखाएंगे कि हम अग्रेसर नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन वहां क्रिएट कर दी है और ऐसी सिचुएशन को एनकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान साइमल्टेनियसली इंप्लोड भी कर रहा है। तो देखिए, हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो सोच है, वो पाकिस्तान की जहां खत्म होती है, वहां से हमारी बड़ा दिल आखिर कब तक दिखाएं, बड़प्पन आखिर कब तक दिखाएं, ये सवाल जो है अब लोगों के मन में उठने लगा है। निश्चित तौर पर सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं और वो अग्रेसिव अप्रोच जो है, चाहे वो बयानों में हो, हथियारों में हो, हमारी एक्सरसाइज में हो, वो दिख भी रही है। एक सवाल आप बहुत देर से इंतजार कर रही थी, हालांकि वक्त खत्म हो गया, तो छोटा सा ही जवाब चाहूंगी जी। सर, पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने अपनी किताबों में ये लिखा कि इंडिया ने ये वॉर करा था, क्या इंडिया इसे ऐसे देखता रहेगा? ठीक है भाई, वही सवाल है घूम फिर के, इंडिया कब तक ऐसे ही देखता रहेगा? मैं सर एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क। यस सर। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं भारत के पास दो ऑप्शन है, या तो रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। ठीक है, मेरा बहुत ही इसमें क्लियर अप्रोच है, भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कब तक हम ये टॉलरेट करेंगे?
आज भारत सारे ऑप्शंस खोल के अपना प्रोएक्टिव स्टांस कर सकता है। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट आता है। अगर इजराइल हानिया को ठोक सकता है ईरान में जाके, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ठीक है, सर कह रहे हैं प्रोएक्टिव अप्रोच आनी है, कोई कह रहा है कि बड़ा दल दिखाना है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात क्लियर है कि भाई ये नया इंडिया है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और घर में मुस्कुर मारने में गुरेज नहीं करेंगे। और जिस तरह की वॉर एक्सरसाइज एग्रेसिवली चल रही है और जो बयान निकल कर आ रहे हैं, फिलहाल इतना तो तय है कि पाकिस्तान में 30 अक्टूबर को लेकर टेंशन हाई है।